बातचीत करने के लिए अंशुल जैन मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर कल की एक दिन की तेजी और फिर बाजार वापस हल्का कह लो कि आज रेंज बाउंड लग रहा है क्या बोरिंग साइड में मार्केट? सर बोरिंग साइड तो हो जाना चाहिए। कल का लो टेस्ट होने के बाद, कल का लो है 25,847। प्रॉब्लम ये हुई है कि सुबह आधा घंटे में कल का हाई स्वीप किया है मार्केट ने, निफ्टी ने, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर टिका तो फ्रेश बाय देंगे। वर्टिकली ऊपर गया 15 मिनट के चार्ट में, अगली कैंडल में वर्टिकल रिवर्सल बना दिया है। तो उसके बाद से अब डाउन साइड खुली है, जो कल का ओपनिंग गैप फिल करने ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। तो 25,825, 25,800 इस जोन में आके फॉल अरेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद प्रोबेबली हम साइडवेज हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड्स आपका अभी बनना शुरू नहीं होगा। शॉर्ट ट्रेड के लिए बेयर मिनिमम निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा 25,718, मतलब 25,700 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब जाके कहीं सेलिंग करना, मतलब शॉर्ट के सौदे लेना स्टार्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज है। 2 दिन के हाई स्वीप हुए हैं 58,225 के अराउंड। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में 57,600 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उस जोन को हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जरा कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है अंकित जी का। इन्होंने पूछा है कि राजू इंजीनियरिंग में शॉर्ट टर्म के लिए कोई व्यू है क्या आपका? राजू राजू इंजीनियर, सर राजू इंजीनियर वही आईपीओ का स्टॉक है और कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। आईपीओ का लो टूटा था इसमें 106 रुपए का। एक बार बीएससी और चेक कर लूं। नहीं, बीएससी में बहुत पहले से है। बीएससी में बहुत पहले से है क्लियरली। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 234 पे, और वहां से पहला टारगेट है 69 रुपीज का बाइंग क्लाइमेक्स का। 234 से सीधा नीचे आया, बाउंस बैक किया 168 तक, वापस से उसी लो को तोड़ा है 89 का, बाउंस बैक आ रहा है जो 104 रुपए तक जा सकता है। वापस से जब डाउन मूव स्टार्ट होगी तो 69 जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है उसको ये पूरा करते हुए दिखेगा। इसके साथ एक दो सर स्टॉक्स में टारगेट हिट हुआ है। एक फिलहाल टेक्स में टारगेट हिट हुआ है 8% का, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक मेडवेब भी 4100 रुपए में आके टारगेट हिट कर चुका है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बगेरिया इंडस्ट्री हम लगभग लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही 180 रुपए से 240 हो गया है, तो इसमें हम प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। एक और स्टॉक है जिसमें अपडेट है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि को इंफ्रास्ट्रक्चर वाला दर्जा मिलना है, तो ये एक आईपीओ बेस बना के चल सकता है, श्रीजी शिपिंग। इस काउंटर में अभी रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट हाफ में 17% रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा 34% और मार्जिन बढ़े हैं 461 बेसिस पॉइंट पे, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29%। और इस पे मनी मार्केट स्मिथ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ईपीएस 57% ग्रोथ है, सेल्स 25% ग्रोथ है। तो जो हमारा व्यू था कि ये स्टॉक आईपीओ बेस बना के 350 तक जा सकता है, वो इंटैक्ट है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर बगेरिया इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो इस स्टॉक में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये 4-5 नाम जहां पर प्रॉफिट्स हुए हैं उनको बुक करने की कोशिश आप कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी पोजीशंस को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मॉस्चिप को लेके। नागराज साहब का सवाल है, इन्होंने 273 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? तो मॉस्चिप ये लगभग रोज ही डिस्कस हो रहा है कि 279 नहीं निकला तो ये पहले एक बार फ्लैश सेलिंग में 238 रुपीज तक आ सकता है। आज की कैंडल थोड़ी सी खराब बन रही है, बट मैं क्लोजिंग तक का वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक 257 के नीचे क्लोज किया तो फिर मैं स्टॉक से एग्जिट कर लूंगा। 238 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेगा। तो एक राय आपको मॉस्चिप के लिए दी गई है। पटेल राजू साहब के पास एनएफएल है 98 रुपए के दाम पे और शिवा सीमेंट है 40 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? शिवा सीमेंट, सर शिवा सीमेंट तो अभी नीचे का लग रहा है। नीचे में 23.94 मेजर सपोर्ट है। इस जोन में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बट मेरे को सागर सीमेंट और बाकी 3 काउंटर पसंद है। इसमें अभी सागर सीमेंट में ऑलमोस्ट टिप अपनी कंप्लीट लग रही है, तो मैं उनको एक्यूमुलेट करूंगा। या लार्ज कैप एक्सट्रीम जो लार्ज कैप है, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी, इस टाइप के। सागर सीमेंट या मतलब अगर छोटे में जाना भी है तो दिग्विजय सीमेंट आता है लिस्ट में। सागर ये शिवा सीमेंट कहीं से भी लिस्ट में नहीं आ रहा है मेरे। और
लॉस मेकिंग कंपनी भी है, इसलिए भी सीमेंट पे नहीं आ रहा है। हालांकि लॉस मेकिंग है तो प्रमोटर शायद बेचने में आए तो पहले सबसे पहले यही कंपनी बेच के निकल जाए, बिरला या अदानी एक्विजिशन में। तो एक वो प्ले अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी चार्ट पे और रिजल्ट वाइज तो एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। ओके। एनएफएल में भी वही 95 के आसपास घूम रहा है। इवेंचुअली या तो 101 रुपए तोड़े तो अपसाइड बने, या फिर 87 तोड़े तो नीचे डाउन साइड खुले। दोनों ही काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बीच में आके डेड हो गया, और सीजन निकल गया है तो डेड होना इसका लाजमी था। तो प्रोबेबली 2-3 महीने और यहीं पे साइडवेज रह सकता है 87 102 की जोन में। ओके। आकाश जायसवाल साहब के पास अंबुजा सीमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें, आप क्या राय रखते हो? सर अंबुजा सीमेंट एज ऑलवेज बाई ऑन डिप्स, अगर यहाँ लेना है यहाँ ले लीजिए, ऑन द डिप कहीं भी आपको 529 मिल जाए तो भी बहुत बेहतरीन है। स्टॉक को जाना 700 रुपए है, आप कितना इसमें से प्रॉफिट निकाल पाएंगे ये डिपेंड करेगा आप इसको कितना समय देंगे। इसको ले लें चाहे एसीसी को ले लें, दोनों ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखेंगे। तो दोनों ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एसीसी या अंबुजा में से कोई भी आप पिक कर सकते हो। यथार्थ और एचसीजी साक्षी मित्तल जी के पास है, अब वो पूछ रहे हैं कि 3 से 4 साल के लिए या 3 से 5 साल के लिए कैसा रहेगा? और देखिए एचसीसी बोले सर, एचसीजी बोले, एचसीजी हेल्थ केयर ग्लोबल। हेल्थ केयर ग्रुप। देखिए इसमें परसों की जो कैंडल बनी है ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। नीचे से अच्छा हार्ड रन अप हो चुका है, और परसों की कैंडल मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डेली में कल थोड़े बड़े सेल ऑफ के साथ नीचे गिरा है, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। तो अब हर कीमत पे आपका स्टॉप लॉस 694 होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म पोजीशन हो, ट्रेडिंग पोजीशन हो, इन्वेस्टिंग पोजीशन हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन हो। 694 अगर टूटा तो इसमें थोड़ी लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि बिना किसी मीनिंगफुल करेक्शन के 78 रुपीज से लगभग 800 रुपए आया है, मतलब 80 से 800। तो एक बार के लिए 694 हर कीमत पे हर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। यथार्थ हॉस्पिटल में बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 8 अक्टूबर को 3.9 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 470% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से कंप्लीटली इनसाइड बार बन रही है, 3 6 9 12 13 दिन हो चुके हैं। तो ये 13 दिन से इनसाइड बार है, या तो 835 का ब्रेकआउट ले ले तो वापस अप मूव बनेगी, या फिर नीचे 758 तोड़े तो फिर वीकनेस बनेगी 693 तक। ये स्टॉक फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है एक बार डिप दे के चले या यहीं से ब्रेकआउट दे के चले, बट एचसीजी तो एक बार 694 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले ही लेना चाहिए। तो एचसीजी को लेकर भी एक राय है। रुचिका जी का एक सवाल आया है, एनएमडीसी स्टील इन्होंने 49 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, ये कब तक इनका भाव वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये सवाल है, आपकी राय? देखिए एनएमडीसी स्टील आपको 49 मतलब 49 हो गया ना सर? जी। 49 लगभग रेटी पे है। सुबह भी आपका भाव आई था 48.34 का हाई बना था। स्टॉक में आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है, ऊपर में 53 का पहला टारगेट है। 291 डेज में 56% गिरा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट 53 पे है। 53 रुपए पहला टारगेट है, 53 रुपए निकलता है तो फिर और तेजी आएगी। ये स्टॉक हमारी थोड़ी सी लंबी वाली वॉच लिस्ट में है, हमको लग रहा है कि लगभग 72-73 रुपए, जब तक मेटल अपनी पूरी रैली और पूरी स्ट्रेंथ कंप्लीट करेगा तब तक शायद ये स्टॉक 68 से 72 के बीच में आपको मिलेगा। तो 68 72, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी नहीं, इसमें आता हुआ दिखाई पड़ेगा मूव। अर्श जी का एक सवाल आया है, आईसीआईसीआई बैंक पर 1385 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 150 शेयर इनके पास है, क्या करना चाहिए इसमें? आईसीआईसीआई बैंक से रिजल्ट के बाद जो बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी थी उसको आज जाके फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, लेकिन उसमें भी अभी 1351 का मेजर सपोर्ट होल्ड है जो ब्रेकआउट भी था। तो अगर 1350 यहाँ से टूटता है तो फिर प्रोबेबली गैप फिल करने नीचे 1314 रुपए तक ये स्टॉक 1314 रुपए 85 पैसे पे गैप है, उसको फिल करने के लिए आ सकता है। दैट बीइंग सेड मैं बहुत बेरिश नहीं हूं, लेकिन वही है, मैं फिर इंडिविजुअल पिक निकालने में इस समय बहुत असमर्थ हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मैं बैंक निफ्टी या बैंक बीसी प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा। और पीएसयू बैंक इंडेक्स हमने ईटीएफ रिकमेंड किया था, वो आज ऑल टाइम हाई हिट कर गया है। किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना है तो 75% प्रॉफिट बुक करके 25% होल्ड कर सकते हैं। ओके। एक और सवाल आया है हमारे पास श्रवण सिंह साहब का, ये पूछ रहे हैं कि आईएफएल में डेली ब्रेकआउट है क्या 510 पर, और क्या वीकली कप एंड हैंडल 540 का जो जोन है वहां तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, साथ साथ कमिंस के ऊपर आपकी राय? तो एक कमेंट्स बता देते हैं, क्योंकि आईएफएल में कल बाय दिया है।
कमिंस में देखिए सर, बड़ा लंबा वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है, कपनैंडल पैटर्न बना था वीकली पे, ऑलमोस्ट 68 वीक्स के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट लास्ट वीक आया है। लास्ट वीक और बिफोर लास्ट वीक भी शायद हमने डिस्कस किया था कि 4700 इनिशियल टारगेट होना चाहिए। 4700 पे हम रिव्यू करेंगे, फिलहाल 4700 जाते हुए दिख रहा है, बट जैसा आपका पैटर्न है पूरा 1500 पॉइंट का पैटर्न है और 4000 से 1500 जोड़ेंगे तो 5500 रुपए का टारगेट आता है। तो 4700 पे रिव्यू करेंगे, अगर वहां सेलिंग नहीं दिखी तो फिर ये पैटर्न का टारगेट करने 5500 रुपए जाएगा। अब आते हैं IIFL पे, हमने प्रीएम्प्टिव कल 501 रुपए में बाय दिया है अपने क्लाइंट्स को, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन से ब्रेकआउट ले रहा था, 501 में बाय दिया है। आज रिस्क फ्री हो चुके हैं 513 रुपए पे। ऊपर में 535 एक मेजर रेजिस्टेंस एंड अ ब्रेकआउट पॉइंट दोनों है, वहां तक इनिशियली जा सकता है और 535 अगर निकालता है तो 70 हफ्ते का कपनैंडल का या इग्लर्स हेड एंड शोल्डर दोनों कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट बनेगा जिसका टारगेट 700 रुपए ऑल टाइम हाई बनेगा 700 रुपए के आसपास। तो 535 जा रहा है, प्रीएम्प्टिव हमने बाय दिया है, 535 का ब्रेकआउट आता है तो फिर बाय देंगे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। साईं प्रवीण साहब का एक सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि हुंडई इंडिया क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक सिचुएशन में है? मेरे को नहीं लगता। ऑटो स्टॉक्स में अब मेरे को कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही। जब ऑल टाइम हाई से 20% नीचे थे, वहां से हम ऑल टाइम हाई प्लस 10% की बात कर रहे थे, वो सारा प्ले आउट हो चुका है। अब वो नया प्ले मेटल्स में दिख रहा है, ऑटोस में नहीं दिख रहा है, और ये भी अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। गैप छूटा था 2280 के आसपास, उसको फिल कर लिया है। मे बी एक बाउंस दे सकता है 2400 तक, बट गैप बाउंस के बाद वापस से 2040 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है नहीं ऑटो स्टॉक्स में। नितेश कुमार सिंह साहब का एक सवाल आया है, देवांगरी शुगर में आज ब्रेकआउट आया है, एंट्री कर सकते हैं क्या? आज शुगर चला भी है। सर लो, अगेन 362 का लो स्वीप किया है, 3, 6, 9, 10, 11 इंट्राडे ये इनसाइड बार बना के आज वापस से उसको स्वीप करके चला है। तो प्रोबेबली 4 रुपए 17 पैसे का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है, और 4.17 निकलता है तो फिर वापस से 6 रुपए तक की जो पुरानी मूव थी वो रिज्यूम कर सकती है। तो आज की कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है 362 के ऊपर। 362 के ऊपर अगर बंद होती है तो आप एक बार को अदरवाइज देख सकते हैं। अनिंद्या पाल जी पूछ रहे हैं कि वारी रिन्यूएबल और BSC में एंट्री का जोन कहां देख रहे हैं आप? वारी रिन्यूएबल और दूसरा कौन सा था सर? BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर BSC में तो मैं नहीं देख रहा नई अपॉर्चुनिटी। 2385 अगर टूटा तो फिर ये स्टॉक प्रोबेबली 2385 के आसपास साइडवेज हो जाएगा, 100-150 ऊपर 100-150 नीचे। बाकी बहुत अच्छा कोई नई एंट्री नहीं दिख रही है। 2385 अगर स्वीप करता है विथ वॉल्यूम्स तो फिर एक बार रीचेक करेंगे। वारी रिन्यूएबल में 1267 के नीचे शैलो पुल बैक लेके कल वापस से ब्रेकआउट कैंडल बनी है, जिसमें 475% वॉल्यूम राइज है 7.6 मिलियन का। तो वारी रिन्यूएबल में आप चाहें तो यहीं पे री एंट्री कर सकते हैं, बट मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा सकते हैं 1210 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे तो बिल्कुल मत लीजिए। 1267 एंट्री पॉइंट होना चाहिए, 1210 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में आपको 1500 1550 मिल सकता है, बट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो फिर मत कीजिएगा। ओके। एक सवाल आया है ज्योति CNC को लेके अनुपम कुमार जी का। इन्होंने 986 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है 25 शेयरों की। यहां क्या करना चाहिए? ज्योति CNC निकल जाना चाहिए सर। ज्योति CNC में ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 10 अक्टूबर को, 3476%, 9 मिलियन का वॉल्यूम था, 3476% वॉल्यूम राइज था। उसका लो 918 तोड़ के अब फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही। तो जो 9 मिलियन के बायर हैं, इनका अगर फ्लश आता है तो 846 तक आराम से आ सकता है। निकल के आप चाहें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया है सिरमा SGH, इसको आप देख सकते हैं। ये स्टॉक हमने अभी थोड़ी देर पहले बाय दिया था। सिरमा कितने में बाय दिया था? 799 के आसपास बाय दिया था, 797 के आसपास बाय दिया था, 795 चल रहा है इसका, मतलब 2 रुपए सस्ता ही मिल रहा है आपको। निकल के सिरमा में चले जाइए, वहां पे 10-12% की अपमूव दिख रही है। ओके, तो सिरमा SGS एक बेटर नाम है, आप उसको देख सकते हैं ज्योति CNC से निकलकर। DI के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, 5.5% ऊपर है। एक सवाल आया है भारती देवी जी की तरफ से, ये रेगुलर व्यूअर भी हैं मनी 9 की, और बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। और दूसरा बेंगलुरु से सवाल पूछ रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 933 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है,
6 महीने का इनका नजरिया है, क्या करें इसमें? देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का रिजल्ट आना है आज, अभी या तो पोस्ट मार्केट आएगा या मिड मार्केट आएगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन आज रिजल्ट आना है। तो एक बार रिजल्ट देख लीजिए कैसा आता है या आ गया है, ये चेक करना होगा। बट स्टॉक में 126 दिन का पूरा राउंडिंग बॉटम या कपनाडी कह सकते हैं बना है, जिसका ब्रेकआउट 962 970 के ऊपर है। तो आज चले, इमीडिएट चले, या और 15-20 दिन का समय लेके और राइट साइड डेवलप करके चले। बट ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर 1080 और फिर 1348 तक आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट नंबर्स आ चुके हैं और नंबर स्क्रीन पर भी हैं। इनके नंबर्स वाई वाई बेसिस पर अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से वीक हैं। तो ये एक नहीं, सॉरी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे हैं, वाई वन बेसिस पे थोड़े से वीक हैं, वो आपकी स्क्रीन पर भी है। सो इसीलिए बाजार रिएक्ट भी मिला जुलाई टाइप पे कर रहा है यहाँ पे। अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कला मंदिर 190 रुपये पर बाय किया है 2 से 3 महीने के स्विंग ट्रेड के लिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? कला मंदिर में अपना टारगेट हो गया सर। कला मंदिर हमने बाय दिया था, हमारा आज ही टारगेट बुक हुआ है, टारगेट डन हुआ है। 42 मिलियन का वॉल्यूम है, 2196% आज वॉल्यूम राइज है और ऊपरी स्तर से सेलिंग दिख रही है। 8% का हमने टारगेट दिया था, बुक हो गया है। ऑन द पुल बैक अगर कहीं 199 के आसपास वापस से सपोर्ट लेता है तो दोबारा हम री एंट्री करेंगे ऑन बुलिश एविडेंस। ऊपर में 260 280 लग रहा है, तो एक बार मतलब एफडी का पैसा मिल रहा है तो एक बार बुक कर लीजिए। ऑन द डिप्स वापस 199 के पास ऐड कर सकते हैं, और अगर 2-3 महीने समय दे सकते हैं तो फिर बार बार एंट्री एग्जिट करने की जगह सीधा 260 रुपए पे देखिएगा क्या करना है। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है अमर राजा एनर्जी को लेके, हितेश जैन साहब का। इनके पास 54 शेयर है 715 रुपए के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए? 715 मतलब इनने 715 में अगर लिया है तो 1800 का भी भाव देखा ही होगा। 700 का 1800 में बुक नहीं किए। फिलहाल तो खैर बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 896 था जो कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद से 896 1103 इस रेंज के अंदर चल रहा है ऑलमोस्ट मार्च 2025 से। तो इस रेंज का बहुत जल्दी ब्रेकआउट आते हुए नहीं दिख रहा है। रेंज के लोअर एंड 896 के अराउंड बाई कर सकते हैं, 1103 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब तक रेंज चल रही है रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेच सकते हैं। रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब आएगा तब डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा। ओके। इसके अलावा टाटा स्टील, एमएस ज्योति जी पूछ रहे हैं कि इसके लिए कोई टारगेट्स आप देख रहे हो क्या? तो टाटा स्टील ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ ही गया है, और बहुत ज्यादा कुछ मच नहीं रहा है टाटा सन्स का लफड़ा। तो मेरे ख्याल से ये 224 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। तो आज भी फ्रेश ब्रेकआउट बना है, डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस ऑल टाइम हाई 176.83 था, उसके ऊपर आज भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट बना है। तो स्लो एंड स्टडी जो पुराना 166 का ब्रेकआउट है वो भी ठीक चल रहा है, 176 का नया ब्रेकआउट भी ठीक चल रहा है। किसी के पास है तो अपडेटेड स्टॉप लॉस 170 रुपए होना चाहिए, और ऊपर में 224 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए। ओके। एक सवाल आया है कांजी साहब का, स्वान कॉप पर। इन्होंने पूछा है 517 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 2 महीने का नजरिया है, क्या ये भाव आएगा? तो मेरे ख्याल से कल भी इनने सवाल पूछा था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 437 412 की सपोर्ट जोन से चला है, ऊपर में 496 512 तक बाउंस बैक दे सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछेगा। तो 496 आ जाने दीजिए, तब सवाल पूछेंगे तो ज्यादा आपका भी फायदा रहेगा। तो आपके लिए राय यही कि आप कहीं भी नजरिया बढ़ाएं, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड। एक सवाल टिया जी का है, आपके प्रशंसक भी हैं। ABFRL 82 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए, आप क्या राय रखते हो? तो ABFRL मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन 86.5 का लेवल ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई फॉलो थ्रू सेलिंग भी नहीं मिल रही है। वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज बार बार इसको मतलब बचा ही ले रहा है। नेक्स्ट लेग में जैसे 86-50 अगर आप 1 साल 1.5 साल का समय दे सकते हैं तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यहीं पे ले लीजिए। अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो फिर 86-50 निकलने का वेट कीजिए, तब वीक लॉन्ग से एलिमिनेट होके स्ट्रॉन्गर हैंड्स का ब्रेकआउट आएगा तो आपको पहला टारगेट 96 और 104 मिल जाएगा। मैं इसको शॉर्ट टर्म कम प्ले करता हूँ, 1-1.5 साल 2 साल वाली लिस्ट में डाल के रखा हूँ ऑल टाइम हाई के टारगेट के साथ। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। एक डेल्टा कॉप पर सवाल आया है आनंद वर्मा साहब का, 90 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है और करीब करीब 490 रुपए पे एक्साइड में खरीदारी की है। अब यहाँ क्या करना चाहिए? सर एक्साइड डेल्टा कॉप
डेल्टा कॉर्प तो क्लियरली वीक लग रहा है सर। नीचे में जो स्विंग लो था 75 का, वो ऑलमोस्ट टूटने आ रहा है। 75 टूटता है तो और लंबी डाउन साइड खुल जाएगी, फिर एकदम मुंह के बल गिरना स्टार्ट कर देगा स्टॉक। वीकली स्विंग लो 50 रुपए 51 रुपए के आसपास है, वहां तक की क्लियर कट डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। प्रिसाइज लेवल है 51.64। 75 टूटता है तो 51.64 मिलेगा, और टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक चीज दूसरा और, एक सवाल इन्होंने एक्साइड भी पूछा, तो एक्साइड पहले अपनी राय देना आप। एक्साइड इंडस्ट्री में भी खराबी लग रहा है सर। ऊपर में 431 का ब्रेकआउट फेल किया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट ऑलमोस्ट आने ही वाला है 372, तो 370 372 आता है तब इसको रिव्यू करेंगे, वहां तक तो पहले आते हुए दिख रहा है। एक और पार्ट इन्होंने ऐड किया अपने सवाल में, आनंद वर्मा साहब ने, कि कोई एक स्टॉक बताइए जो 200 रुपए के नीचे हो। तो कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है जो 200 रुपए के नीचे हो? 200 के नीचे कॉन्ट्रा बेट, अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना है सर, तो एक बार जिंदल 100 देख लीजिए। मेरे को याद है कल मैंने मना किया था कि जिंदल 100 मतलब लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखना है। 188 रुपए टूटा है, 87 रुपए तक जा सकता है, बट इस स्टॉक में नॉन स्टॉप गिरावट आई है। तो कोई भी स्टॉक एकदम नॉन स्टॉप नहीं गिरता है। 21 दिन में 22% गिरा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज 195 पे है, वहां तक मेरे को बाउंस बैक दिख रहा है। क्वांटिटी एकदम छोटी रखिएगा, क्योंकि बाउंस बैक प्ले है, कोई स्ट्रेंथ का प्ले नहीं है। सिर्फ आपने 200 के नीचे पूछा और इत्तेफाक से ये बाउंस बैक कैंडिडेट दिख रहा है, तो हमने रिकमेंड कर दिया। स्टॉप लॉस जरूर इसमें 172 का लगा के रखिएगा। बाउंस बैक छोटी क्वांटिटी में प्ले किया जाता है, तो छोटी ही क्वांटिटी में प्ले कीजिएगा। तो छोटी क्वांटिटी के अंदर अगर आप पुल बैक प्ले करना चाह रहे हैं तो जिंदल 100 रहेगा, एक स्टॉप लॉस से साथ ही, लेकिन इसमें आप जाइए कि ये लगातार टूट भी रहा है। इसके अलावा एक सवाल आया है POCL को लेकर। इन्होंने 900 रुपए के दाम पे निष्ठा जी ने खरीदारी कर रखी है इसमें, यहाँ क्या करना चाहिए? तो पहला ब्रेकआउट 955 पे आया था, दूसरा ब्रेकआउट 1130 1187 की रेंज का आया था। लगभग इसने हाई बनाया था अर्निंग्स के दिन फ्राइडे 17 अक्टूबर को 1506 का। अब अगर 1506 1510 के ऊपर टिक जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि टिक जाएगा, तो फिर आप और अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को शांति से होल्ड करे रहिए। इन ऑल केसेस 1325 ये आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे करेक्शन स्टार्ट होगा लगभग 1000 रुपए तक का, तो 1325 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, ये 1500 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा है, शायद निकाल दे। ओके, भिड़े साहब का एक सवाल आया है, प्रकाश भिड़े साहब का, पुणे से। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 300 शेयर हैं भारत फोर्ज के 1450 रुपए के दाम पर। मीडियम टर्म के लिए कोई आउटलुक आप लेके चल रहे हो क्या इसमें? सर बाइंग क्लाइमेक्स किया था इसने 1500 पे, तो अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो खींच के बाउंस बैक में 1500 रुपए चला जाएगा, बट मेरे को उससे ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। और बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, तो एक सवाल 2-3 दिन पहले ही आया था कि 8 साल से HEG होल्ड कर रहे हैं, रेट कब आएगा। तो ये 2018 के बाइंग क्लाइमेक्स के रेट नहीं आए अभी, तो मैं ये 2024 वालों का तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आएगा। हालांकि बाउंस बैक टूवर्ड रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है काउंटर। तो बहुत ज़्यादा कोई बेहतर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी आप मूव के हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है इन्वायरो इंफ्रा को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी स्टॉक के अंदर, हालांकि वो भाव निकल गया, लेकिन इन्वायरो इंफ्रा को लेकर कोई राय रखते हो क्या? बहुत टाइम से बहुत शांत बैठा हुआ है। सर एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था कि 243 का मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास आके 29 सितंबर से आज 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर हो गई है, स्टॉक वहीं घूम रहा है। अगर 1 मंथ का चार्ट लगा देंगे तो आपको दिखेगा कि उसी रेंज में ही चल रहा है, यानी ना ब्रेकडाउन ले रहा है ना बाउंस बैक कर रहा है। तो मैं इसको शांति से 2 लेवल लगाऊंगा 251 का। 251 टूटा तो 274 तक के लिए प्ले करूंगा, या डिसाइसिवली 238 के नीचे क्लोज कर ले तो मेरी वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ब्रेकडाउन कंफर्म कर लेगा। ओके, अदानी ग्रीन को 1163 रुपए पर बाय किया हुआ है। आप पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, आप कोई राय रखते हो? देखिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और लगभग कुछ ना कुछ ट्रेड होता ही है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस का सलाह नहीं दूंगा। बट यहाँ से 1126 के ऊपर नया मोमेंटम बनेगा। रेजिस्टेंस 1252, 1447 और 1733 है। मैं अपने वीकली चार्ट पे 3 टारगेट देख रहा हूँ, तो मैं लॉन्ग साइड ही ट्रेड कर रहा हूँ।
आयुष गर्ग साहब का एक सवाल आया है सेजिलिटी को लेकर। 4000 शेयर लिए हैं 53 रुपए के दाम पे। अभी आपकी राय जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। हालांकि नजरिया नहीं लिखा, लेकिन मध्यम या लंबी दोनों अवधि के लिए क्या करें। 53 रुपए का लिया है तो मेरे ख्याल से सर इनने मतलब फरवरी से होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी 7 फरवरी को ही 53 गया था, उसके बाद से तो आज तक नहीं गया। हालांकि 48.69 के ऊपर कल क्लोज करने में असमर्थ रहा है। आज दिन भर से उसके ऊपर टिक रहा है, बट ऊपरी स्तर से सेलिंग है। तो इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग हैं तो एक बार ऐड भी चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 46.8 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे ले सकते हैं 46.8 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस। ये अगर 48.69 सस्टेन कर लिया तो ऑल टाइम हाई इसका जो एक रेंज में रेजिस्टेंस आएगा जहां से 2 बार सेलिंग आई है, ऊपर 56.4 एंड 55.24, इस रेंज में रेजिस्टेंस आएगा तो पहला टारगेट पकड़ सकते हैं। ये रेंज जब निकलेगी तो 60 रुपए तक जा सकता है। 48.69 के ऊपर टिक रहा है तो प्रोबेबली ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। तो एक राय आपको दी गई है सेजिलिटी के रेफरेंस में। कैप्री ग्लोबल प्रवीण जी ने लिया हुआ है 800 रुपए के दाम पर 204 शेयर, और स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 रुपए के दाम पर। इन दोनों में क्या करना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक में नहीं सुन पाया। एक नाम है कैप्री ग्लोबल, दूसरा है स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके ऊपर स्मॉल फाइनेंस तो SBFC फाइनेंस। एसबीएफसी फाइनेंस एसबीएफसी फाइनेंस ठीक लग रहा है सर, कंसोलिडेशन में है। लास्ट ब्रेकआउट इसका 93 आया था, वहां से 120 का टारगेट कंप्लीट किया, नया बेस बना रहा है। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। 117-18 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट किया तो ब्रेकआउट बन जाएगा और स्टॉक आपको 145-150 का नया टारगेट खोल देगा। अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 118 के ऊपर बाई बनेगा, यहाँ नहीं बन रहा है। सीजीसीएल में 100 जो कैप्री ग्लोबल पिछला सवाल था, 130-32 दिन का ब्रेकआउट आया है 196 पे, जिसका टारगेट है 221 रुपए पे। तो 221 रुपए आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। तो 221 के आसपास कहीं आता है तो एक बार दोबारा आप सवाल पूछ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा खास तौर से इसको लेकर। एक सवाल आया है KRBL के ऊपर 384 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और कोल इंडिया 487 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में। तो कोल इंडिया तो अगेन ये लगभग 18 मार्च 2025 से एक रेंज में फंसा हुआ है। ना 364 नीचे तोड़ रहा है, ना 411 ऊपर तोड़ रहा है कोल इंडिया। तो इसी रेंज के अंदर चल रहा है और प्रोबेबली ये रेंज और 8-10 हफ्ते, 15 हफ्ते या उससे ज्यादा भी चल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। और रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो आई वुड बी सरप्राइज की ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकडाउन आता है 364 के नीचे तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। नीचे टारगेट करीब करीब लगभग मान के चलिए 300-320 की जोन खुलेगी। तो मेरे को स्टॉक पसंद भी नहीं आ रहा और वैसे भी साइडवेज है। KRBL में पुल बैक 344 तक जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको रिटेस्ट कर लिया है 344। यहाँ से अब रेंज बन सकती है 344-464। इस रेंज के अंदर लंबे समय तक ट्रेड करेगा। तो रेंज के लोअर एंड 360-344 के बीच में जहां मिले एक बार बाई कर सकते हैं, ऊपर 464 के आसपास बेच सकते हैं। इसके अलावा एक क्योंकि कोल इंडिया के ऊपर एक और सवाल था 419 रुपए के दाम पे, लेकिन ठीक है आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे भी दिया। टीम लीज के ऊपर एक सवाल आया है 1950 रुपए के दाम पे खरीदारी है, फर्दर एवरेज करने की इच्छा है, क्या एवरेज करना चाहिए। सर देखिए, बाउंस बैक मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि 1930 रुपए तक एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है और वीकली चार्ट पे 1680-1690 के नीचे सेलर्स की प्रेजेंस है नहीं, वहां पे एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। तो ऐसे केस में एक डेड कैट बाउंस बहुत तगड़ा वाला आता है, वो आ सकता है करीब करीब 1956 तक के लिए। बट मैं एवरेज की सलाह तो नहीं दूंगा। करना ना करना मतलब आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं सलाह तो नहीं दे रहा हूँ, बट बाउंस बैक ऑलमोस्ट ड्यू है। 100 में से 90 बार इस टाइप का जब पैटर्न बनता है तो बाउंस बैक आता है, और बाउंस बैक का रेंज है 1950 के आसपास। ओके, एक और सवाल जो आया है वो है जीनस पावर को लेकर, कमल सेठी साहब का। ये पूछ रहे हैं 352 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए।
तो 352 तो बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऊपर गिरते हुए आ रहा है 422 से, और उसके पहले गिरावट 464 से। एक गैप छूटा हुआ है 292 281 जोन में, इसको पहले फिल करेगा। उसके बाद एक डेड कैट बाउंस 343 350 तक बन सकती है। इस डिप में 292 के अराउंड एक बार एवरेज कर लीजिएगा, 280 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के नई पोजीशन पे, और बाउंस बैक में 340 350 आए तो या तो सवाल पूछ लीजिएगा या बेटर है कि एग्जिट कर लीजिएगा। ओके। एक देवजानी चक्रवर्ती साहब का सवाल है। पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपके फैन हैं, और पूछ रहे हैं कि वेल्सपन कॉप और नाल्को क्या अभी के दाम पर लिया जा सकता है? एल्यूमिनियम, नेक्स्ट एल्यूमिनियम तो सर 211 का ब्रेकआउट आया है, थोड़ा वर्टिकल अप मूव हो गया है, तो या तो वीकली पे कंसोलिडेशन का वेट कीजिए या फिर फुल पैक का वेट कीजिए। तब लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, मतलब कंसोलिडेशन में फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी। बाकी स्टॉक को जाना 270 275 रुपए, ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड वेदांता, हिंडाल्को और टाटा स्टील में है, बट नाल्को भी अच्छा है, मतलब लिस्ट में 5वें 6वें नंबर पे आता है, बट ठीक है। और वेलकॉर्प में स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रेकआउट 930 के ऊपर बनेगा, 930 950 की जोन अगर निकाल लेता है तो फिर 1200 रुपए निकल जाएगा। जिस आपका पैटर्न बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से 1200 रुपए जा रहा है। ओके। संदीप सिंह साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास नेटवर्क 18 के शेयर हैं 55 रुपए के दाम पे। अब ये इसमें एक स्टॉप लॉस रखने की इच्छा रख रहे हैं, कहाँ रखना चाहिए इन्हें? तो नेटवर्क 18 में स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है 49.2 के नीचे, लेकिन मैं अभी एग्जिट की सलाह, 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी कि मैं अभी एग्जिट की सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जनरली इस टाइप के काउंटर मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोज करते हैं, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करते हैं और फिर एकदम वर्टिकल बाउंस करते हैं। मैं अभी 3 से 4 हफ्ते इसको समय दूंगा, अगर 49.2 रिक्लेम हो गया तो वापस से 58 और 77 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो 2 से 3 हफ्ते समय दीजिए, ऐसा ना हो कि आप निकले और ये वापस से रिवर्सल मारे। ओके। एक अन्नू भट्ट, ये भी हमारे मेंबर हैं, इनके पास एक सवाल आया है जीएसपीएल को लेकर। 326 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और भगेरिया इंडस्ट्रीज 177 पे, भी थोड़ी पहले आप इसका जिक्र कर भी रहे थे। क्या करें इन दोनों में? अच्छा, बगेरिया से अब निकल के आपको उसमें चले जाना चाहिए, श्रीजी शिपिंग में। रिजल्ट अच्छे आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो दर्जा था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, डन डील टाइप है, तो उसमें एक आईपीओ बेस बन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ से निकल के वहां चले जाएं। और जीएसपीएल में एकदम साइडवेज मूव है। ऐसे काउंटर में अभी जैसे हमने डिस्कस किया टीम लीज में कि ऐसे जब शांत एकदम चला जाता है काउंटर गिरने के बाद, एक बड़ी बाउंस बैक की मूव बन सकती है, तो अगर इसमें बनी तो 340 तक की बाउंस बैक की मूव बन सकती है। दैट बीइंग सेड, बाई की सलाह नहीं है, बट एक बार अगर जिसके पास है वो होल्ड कर ले, 340 पे दोबारा सवाल पूछ ले। प्रवीण जी हमारे एक मेंबर हैं, इनका एक सवाल आया है खेतान केमिकल को लेकर। इन्होंने शॉर्ट टर्म का व्यू पूछा है, वॉल्यूम कम रहता है यहाँ पे आमतौर पे, कैसे देख रहे हो आप? 3,40,000 का वॉल्यूम है, और ये पहले मेरी वॉच लिस्ट में होता था, लेकिन जब से एफआईआई होल्डिंग कम हुई मैंने इसको हटा दिया था। ऑफ लेट 90 दिन में 174% चला है, दो बेस बना के चला है, और ये तीसरा बेस है। तीसरा बेस थोड़ा सा ये कह सकते हैं आप कि रिस्की होता है, जहाँ पे स्टॉप, मतलब पहले बेस पे तो 80% चांस होता है कि चल जाएगा, दूसरे बेस पे 60% चांस होता है कि चल जाएगा, थर्ड बेस पे मामला 50-50 का आ जाता है। अगर है तो 116 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए, अगर नहीं है तो एक बार छोटी क्वांटिटी में सही ब्रेकआउट, ये लॉन्ग मूव अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर अभी ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस 124 क्लोजिंग आएगा, अगर पुराना रखा हुआ है तो स्टॉप लॉस 116 क्लोजिंग आएगा। आज वॉल्यूम राइज है 1.5 मिलियन का, 347% वॉल्यूम राइज है, तो प्रोबेबली अगर 124 नहीं टूटा तो 155 156 तक इस काउंटर मिल सकता है। आशीष सिंह साहब हमारे मेंबर हैं, एहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के शेयर हैं 1115 रुपए के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें टारगेट कब तक आएगा या एग्जिट कर जाएं? तो टारगेट क्या लगाए हैं उस हिसाब से बता पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई ट्रेडिंग बेट तो दी ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग बेट है भी नहीं इस काउंटर में। सपोर्ट नीचे 900 रुपए का है, रेजिस्टेंस 1044 का है। इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तो 1174 तक जा सकता है, बट टारगेट मतलब ये किस लिहाज से टारगेट पूछे मेरे को वो नहीं क्लियर हुआ। ओके। फैज खान साहब के पास 7 लाख रुपए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्टॉक में वो पैसा डाल सकते हैं, 3 महीने का नजरिया है सिर्फ।
तो 3 महीने तो आपको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने सुबह 1 महीने के प्रोस्पेक्टिव से नेटवेब 4,000 में लिया था, वो इंट्राडे में 4100 रुपये हो गया तो हम बुक करके निकल गए। तो अब एक सिरमा मेरे को ठीक लग रहा है, सिरमा एसजीएक्स में एक अपसाइड आपको मिल सकती है। एक विक्रांत इंजीनियरिंग, हालांकि आज हमने प्रॉफिट बुक किया 103 का लेके 108 में, बट अभी भी 120 122 तक लग रहा है। इसके अलावा आईआईएफएल में अभी ब्रेकआउट है, ये तेज लग रहा है। एमआरपीएल थोड़ा सा चलते हुए दिख रहा है। तो बार बार आपको रोटेट करना होगा। अगर 2-3 महीने का व्यू है तो फिर पकड़ के नहीं बैठ सकते। वो शायद 3 महीने का काम एक ही हफ्ते में कर दे, शायद वो 2 हफ्ते लगाए। तो आपको रेगुलर इन आउट चर्निंग करते रहनी पड़ेगी। ओके। श्रवण सिंह साहब पूछ रहे हैं कि सनसेरा इंजीनियरिंग और इंडिया ग्लाइकॉल, इन पे लॉन्ग नहीं शॉर्ट टर्म का व्यू आप क्या देख रहे हो? यार ग्लाइकोल, इंडिया ग्लाइकोल कब कंप्लीट कर लिया है, हैंडल बनाने की कोशिश है। इसमें 13 अक्टूबर को एक बड़ी कैंडल बनी थी, इसका हाई है 1020 और लो है 940। उसी के अंदर 3 6 9 आज 10वां दिन है और प्रोबेबली 10 दिन निकल चुके हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा अगले 10-12 दिन भी कोई ब्रेकआउट आएगा। बट जिस भी दिन ये स्टॉक 1020 के ऊपर निकले, आप इसको फ्रेश बाई कर सकते हैं। जिसके पास है वो होल्ड करे, जिसके पास नहीं है 1020 के ब्रेकआउट पे बाई करे। तब तक हैंडल भी कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट खुल जाएगा 1200 1250 रुपए का। तो इंडिया ग्लाइकोल हमको अच्छा लगता है, 1020 के ऊपर हम बाई देंगे। सनसेरा इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट 1430 पे आया था, उसके नीचे फेल किया, जो अभी नेटवर्क 18 में हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे फेल किया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट 1430 के ब्रेकआउट का। तो यहां से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है 1430 का, तो स्टॉक में 1600 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बार 1600 रुपए तो कम से कम दे देगा। स्टॉप लॉस 1369 का नया होना चाहिए। ऐसा भी होता है क्या जैन साहब, कोई कप बिना हैंडल के हो? वो फिर राउंडिंग हो जाता है सर, राउंडिंग पैटर्न। अगर बिना हैंडल के है तो राउंडिंग है, एक से ज्यादा हैंडल बने तो वीसीपी पैटर्न हो जाता है। अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है। खैर, कभी समझेंगे, आप वापस आइए जरा दिल्ली में, पकड़ के आपको फिर से समझने की कोशिश करेंगे एक बारी। अब 2-3 सवालों को और शामिल कर लेते हैं। एक विनय कुमार सिंह साहब का सवाल आया, उनके पास रेमंड है, 431 शेयर है 690 रुपए के दाम पे। अब वो 15 नवंबर तक इसे होल्ड कर सकते हैं, तो अगले 20 दिन में कहाँ जाता हुआ देख रहे हो आप? 15 नवंबर मुहूर्त के हिसाब से ट्रेड करेंगे। हम्म। 575 रुपए मेजर सपोर्ट है सर। ब्रेकआउट फेल हुआ था इसका 697 में। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट था 575 और इसने टारगेट अचीव किया था 29 सितंबर को, तब से साइडवेज है। तो ये भी वही काउंटर है, शांत पड़ा हुआ है, तो बाउंस बैक मिल सकता है। बाउंस बैक पे बड़ा रेजिस्टेंस 644 के आसपास है। तो एक बार अगर इस 20 दिन में बाउंस बैक बना है तो 644 मिल सकता है, 640 644। तो एक राय आपको दी गई है रेमंड के लिए। एक सवाल आया है पार्श्वनाथ को लेकर भी, बड़े दिनों बाद सुनाओ। मनीष सैनी साहब का सवाल है, ये फ्रेश नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं 3 सालों के लिए, क्या करें? तो 3 साल के हिसाब से तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि 5 क्वार्टर में लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। जो दुकान पैसा नहीं कमा रही है उसमें तो दिक्कत है ही। बट चार्ट पे 21.65 तक की अपमूव दिख रही है। एक छोटा सा कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 16 रुपए में आया है, 21.65 तक जा सकता है। अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड देख ले। देखिए वही आइडिया और इस टाइप में जेपी ग्रुप, एडीएजी ग्रुप जब चलते हैं तो बहुत अच्छा पैसा देते हैं, जब पलटते हैं तो आपको फिर निकलने का भी मौका नहीं देते हैं और लोग निकलते भी नहीं है। यस बैंक आप देख लीजिए, वन ऑफ द हाईएस्ट रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है, बट 21.65 तक आ सकता है। ट्रेड करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ सर नंबर्स तो वीक हैं, बाकी आपको राय दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है बीकम शर्मा जी का, इन हमारे मेंबर भी हैं। इनका सवाल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1500 शेयर ले रखे हैं 58 रुपए के दाम पे, 6 महीने का नजरिया है, आपकी राय? महाबैंक में ब्रेकआउट है। अब देखिए सर, यही प्रॉब्लम होती है छोटे बैंकों के साथ। 214 दिन का कप हैंडल पैटर्न बना है 58.5 पे। और कब बना है? जब पूरा नीचे से लेके ऑल टाइम हाई पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स हिट कर लिया है, तब बना है। अगर उसमें थोड़ा भी करेक्शन आता है तो ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। अगर आपके पास है तो 55 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर नहीं है तो मैं अवॉइड कर देता। मैं तब भी बोल रहा था कि मैं पीएसयू बैंक 20 लेना ज्यादा पसंद करूंगा इंडिविजुअल स्टॉक पिक की जगह।
तो PSU स्टॉक 20 के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। बाकी एक सवाल और आया हुआ है हमारे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। दाश साहब का सवाल है, 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? 294 रुपए पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। बाइंग क्लाइमेक्स का वही लेवल था जिसको टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, और पुल बैक में वही मेजर रेजिस्टेंस होगा। आपका ट्रेंट हो या डिक्सन हो, ये सब अपने बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल को रीटेस्ट करके वापस नीचे आना स्टार्ट हुए हैं। एक बार ये 294 जा सकता है, वहां पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। एक सवाल सिड साहब का आया है, वो पूछ रहे हैं कि 2 ऐसे स्टॉक बताइए जो 1 महीने में प्रॉफिट दे दे। आपके पास है कुछ? जी सर, रोज ही आते हैं। अब जैसे नेटवेब सुबह आया था, उसके बाद सिरमा आया है, तो ये मतलब ऑन मीडिया डिस्कशन तो मुश्किल है कि भाई जब ब्रेकआउट बन रहा है तब हम मालूम पड़ा ऑन एयर नहीं है, जब ब्रेकआउट नहीं बन रहा है तब ऑन एयर है, तो ये दिक्कत रहेगी। तो आते तो लगभग रोज ही हैं। नहीं तो जैन साहब, ऐसा दिक्कत नहीं होता आपको? कई बारी शेयर आपने बताए, ऑन स्क्रीन बताए, और वो चल गए, टारगेट अचीव हो गए, लेकिन आप जब टारगेट अचीव हुए तब वो ऑफ स्क्रीन थे, और उसके बाद एक ऐसा दिन आया कि वो टूट गए, तब आप फिर वापस ऑन स्क्रीन हो, तो ये कैसे डील करते हो? द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है यहाँ पे। मतलब हम ही भगवान से सेटिस्फाई नहीं है तो लोग हमसे कैसे सेटिस्फाई होंगे? अगर कोई शो चल रहा है उस समय तो मतलब एंकर को मैसेज कर देते हैं कि सर आप बता देना, अपडेट दे देना। नहीं है तो फिर भाई, और फिर मैं ये मानता हूँ ना कि अगर आपने लिया है स्टॉक तो आपने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों नोट किया ही होगा, वहां पे ऑर्डर लगा ही होगा आपका, तो बिक ही जाएगा। अपडेट दें या ना दें, आप इतने समझदार हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों नोट करके चल रहे हैं, तो अपने आप एग्जिट ले ही लेंगे। ओके, चलो खैर, आगे एक सवाल आया है दीपांकर रॉय साहब का, पूछ रहे हैं कि जोमैटो और वेदांता लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? सर एटर्नल या जोमेटो 286 के ब्रेकआउट के बाद से 360 का हाई बना है। पुल बैक में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आके आज वापस से अटेम्प्ट मार रहा है ऊपर जाने की, तो मे बी 360 365 तक एज ए ट्रेडिंग बेट जा सकता है। बट मेरे को लॉन्ग टर्म इसका बहुत क्लियर नहीं है, ये कोई फंडामेंटल एनालिस्ट ज्यादा अच्छा बता पाएगा, तो मेरे को नहीं क्लियर है इसका। दूसरा स्टॉक सर, वेदांता। वेदांता लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म में भी लगभग 451 का फ्रेश ब्रेकआउट था जिसका 489 का टारगेट था। अब 489 का फ्रेश ब्रेकआउट बना है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन रहे 3-4 हफ्ते की, क्योंकि 7-8 हफ्ते से नॉन स्टॉप चल रहा है, तो 3-4 हफ्ते अगर आराम करता है तो कोई बुराई नहीं है। बट 489 के आसपास री एंटर आप कर सकते हैं। जो 700 रुपए की जर्नी है, जो स्टार्ट हुई थी 409 के ब्रेकआउट से, 700 रुपए की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसमें पिट स्टॉप्स 2 हो चुके हैं, जा ये 700 रुपए रहा है। जी, एक और सवाल प्रिज्म जॉनसन पर चेतन गोयल साहब का, 176 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? 179.53 पहले आते हुए दिख रहा है, और 179.53 जैसे निकलेगा 240 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो आप अगर एवरेज करना चाह रहे हैं या तो 140 पे कीजिएगा जहां मेजर सपोर्ट है, या 179.53 के ऊपर कीजिएगा जो ब्रेकआउट पॉइंट है। ओके, लास्टली एक सवाल आया कि क्या सारा लॉस बुक करके मेटल स्टॉक में ऐड कर ले, लग रहा है क्या ऐसा हाल? मतलब सारा लॉस, मतलब लॉस कहाँ है इस पे भी डिपेंड करता है सर कि आप बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मालूम पड़ा स्टॉक आपका 2-3% पुल बैक ही दे रहा है और बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, तो बिना नाम जाने मतलब इस टाइप से ब्रॉड सलाह देना तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मेटल स्टॉक्स में यहाँ से अच्छा पैसा बनेगा।